So once again a very good morning to all of you. Today we are going to study the third use of dimensional analysis. Dimensional analysis का थर्ड यूज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और थर्ड यूज़ है क्या? डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन डिड्यूस कर लेना, फाइंड आउट कर लेना, वही क्या है? डायमेंशनल analysis. Yes students, if you don't hear me, just send a message in the chat box so that I can get to know that you are not able to hear me. Okay? चलिए तो स्टार्ट करें। तो रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन को डिड्यूस करना, फाइंड आउट करना, ये किसका यूज़ है? दिस इज़ द यूज़ ऑफ थर्ड यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े थे तो हमने कहा था कि डायमेंशंस हमें बहुत तरीके से काम आता है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से हमें काम आता है, ठीक है। अब हमें यही फाइंड आउट करना है। दो इसके यूजेस तो हमने पढ़ लिए थे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड यूज़ वॉज टू फाइंड whether the given relation is correct or not। एक given relation correct है या नहीं है, ये बात हम कहाँ से पता लगा सकते हैं? ये भी हम वहाँ से पता लगा सकते हैं जहाँ डायमेंशनल एनालिसिस हम कर लें या डायमेंशंस चेक कर लें बोथ साइड्स, दोनों साइड्स। तो अगर डायमेंशंस सेम आ रही हैं तो इसका मतलब वो क्या है? वो दोनों जो रिलेशन हमने बनाया है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली करेक्ट है नहीं है वो नहीं बताता डायमेंशंस, केवल ये बताता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो यूज़ था, थर्ड यूज़ क्या था? टू रिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक। यानी आपको अगर ये पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? वी आर गिवन दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन पार्टिकल डिपेंड्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक कोई फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके बारे में आप पढ़ के भी आए होंगे कि अगर कोई सर्कुलर बॉडी कोई सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है जो हमेशा उसकी रेडियस के अलॉन्ग एक्ट करता है, और वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो पार्टिकल मास m का पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पार्टिकल के मास पर डिपेंड करती है, ठीक। सेकेंड, centripetal force depends on the velocity of the particle v। पार्टिकल की वेलोसिटी v पर डिपेंड करती है, और सर्कल ऑफ सर्कल, जिस सर्कल में वो पर्टिकुलर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, उस सर्कल में भी वो बॉडी मूव करती है, और उस सर्कल की अगर रेडियस है r, तो आपको क्या दे दिया कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल m, उस पार्टिकल के मास पर डिपेंड कर रही है। देन इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज मूविंग, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है उस वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। और लास्ट द सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस जो सर्कल का जो रेडियस है उस रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको नोन है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन and dimensional analysis to find a relation between centripetal force and these physical quantities। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एक फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये फिजिक्स की नई रिलेशन जो आप अभी तक पढ़ते आए कि फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, हमें क्या दे रखा है? लेट फोर्स
F, हमने क्या माना कि फोर्स को हमने एज्यूम कर लिया कि F से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गिवन दैट फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, it is proportional to velocity of the particle, it is proportional to radius। अब ये किस तरह से प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या पावर हाफ आएगी या पावर 1 आएगी, पावर 2 आएगी, वो हमें नहीं पता, ठीक। बट वी जस्ट नो दैट इस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये आपको पता है, तो यहाँ से हम क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स F, what we can say that centripetal force F is directly proportional to mass into velocity into radius, ठीक। लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी पावर्स क्या है, तो हम शुरू में ही क्या मान लेंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A, it is proportional to velocity to the power B, it is proportional to radius to the power C, ठीक। हमें नहीं पता, हमने कोई अननोन मान लिए A B C और कहा कि मास की तो पावर A के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की पावर B के प्रोपोर्शनल है और रेडियस की पावर C के प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब इन A B और C की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, F for centripetal force F is proportional to mass to the power A, velocity to the power B and radius to the power C, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल है, तो अब इसको हमें पता है कि जब कहीं पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं यूजिंग अ कांस्टेंट देयर, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज द फोर्स F is equal to some constant K, mass to the power A, velocity to the power B and radius to the power C, ओके। यानी फोर्स को हम लिख सकते हैं K, mass to the power A, velocity to the power B and radius to the power C, ठीक है। यहाँ पर K क्या है, it is, you can say it is a proportionality constant, what it is, it is proportionality constant, clear, ठीक है। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। वी नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन मिटा देती हूँ, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाफट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन मिटा के सॉल्यूशन बता दूँ बच्चों आपको। ठीक है, आई होप सभी ने लिख लिया होगा, ओके। सो लेट मी रब दिस, ठीक है। अब हमारे पास जो रिलेशन आ गई वो क्या आ गई, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, मास टू द पावर A, वेलोसिटी टू द पावर B एंड रेडियस टू द पावर C। ये रिलेशन हमारे पास आ गई, जहाँ पर K है कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ साथ ये भी लिखेंगे कि ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो इट इज़ अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फोर्स पुट डायमेंशंस ऑफ ऑल क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन अबव रिलेशन। इस अबव जो हमारे पास रिलेशन आ गई, इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमें दे रखी हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, जिनको नहीं याद है याद कर लें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, वन इज फोर्स एंड सेकेंड इज एनर्जी। इफ़ यू नो दीज टू फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट एनी अदर formula or dimension of any other physical quantity,
okay, but if you don't know these you cannot remember all the dimensions of all the physical quantities. Okay, so now we have to put the dimensions of force. Dimension of force is m raised to the power 1, L raised to the power 1, T raised to the power minus 2. This is dimension of force is equal to K is a dimensionless constant. K क्या है? Dimensionless constant है, और dimensionless constant है तो इसकी कोई dimension नहीं होगी. अब आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ मास. डायमेंशन ऑफ मास इज m, ठीक, m की पावर a थी, ठीक है, मास की पावर a यानी डायमेंशन ऑफ मास m, और उसकी पावर a, तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ m टू द पावर a, ठीक, या सिंपली आप इसको बाहर लिखना चाहे तो पहले लिख लीजिए, ठीक. नेक्स्ट वी आर सेकेंड थिंग इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड यानी लेंथ पर सेकेंड माइनस 1, लेंथ टू द पावर 1 एंड टी रेज टू द पावर माइनस 1. ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. दिस इज पावर b, ठीक, इसकी पावर में क्या चल रहा है b, ठीक है. अब थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रेडियस. अब किसी भी सर्कल की रेडियस किस में होगी, लेंथ के टर्म्स में होगी, और लेंथ के टर्म्स में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ टू द पावर c, ठीक. दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस हमने लिख दी हैं, ठीक. जो डायमेंशंस हमने लिखी, ठीक, अब इनके जो पावर्स हैं उनको सॉल्व कर देते हैं. बिल्कुल इन पावर्स को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे बेस सेम होता है और पावर्स ऐड हो जाती हैं. बेस डिफरेंट होता है तो पावर्स को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी वही करना है. क्लियर? तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं. m रेज टू द पावर 1, L रेज टू द पावर 1, T रेज टू द पावर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मास टू द पावर a, लिख सकते हैं भाई, पावर बाहर है, इसको अंदर लिख लिया, ठीक. अब यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ टू द पावर b टाइम टू द पावर माइनस b, माइनस 1 के साथ b मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा माइनस b. ओके, देन लेंथ अगेन आ रहा है टू द पावर c, कुछ ऐसे आ गया हमारा, ठीक. अब यहाँ देखिए लेंथ यहाँ भी है, लेंथ यहाँ भी है, ठीक, बेस सेम है, पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर दीजिए. तो यहाँ मैं l की जगह इस l की पावर c को क्या लिख सकती हूँ, l सेम, तो b प्लस c लिख सकते हैं ना. तो इट कैन बी रिटन एज लेंथ टू द पावर b प्लस c एंड t रेज टू द पावर माइनस b थाई, ठीक. ये आ गया आपका राइट हैंड साइड में जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक. अब हमें क्या चाहिए, हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है. करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. If we have to find the value of a, b and c, that means we have to compare the powers of m, l and t on both the sides. दोनों साइड्स पे हमें मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट अस कंपेयर. व्हाट डू वी डू, कंपेयर पावर्स of m, l and t on both sides, ठीक है. दोनों साइड्स पे क्या करें, m, l और t, इनको हम क्या कर दें, इनकी पावर्स ऐड कर दें, सॉरी कंपेयर कर दें, ठीक है. कंपेयर कर लिया. अब कंपेयर कर लिया तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो मास की पावर यहाँ 1 है, यहाँ मास की पावर a है, यानी a शुड बी इक्वल टू 1. भाई ये डायमेंशन अगर इसके इक्वल है तो मास की पावर जो यहाँ है उतनी यहाँ होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वल होंगे, ठीक. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू मिल गई, ठीक. यहाँ पर l की पावर है 1 और यहाँ l की पावर है b प्लस c, विच इम्प्लाइज दैट b प्लस c शुड बी इक्वल टू 1, ठीक. उसके अलावा, ठीक है. और थर्ड केस में t की पावर माइनस 2 है, यहाँ t की पावर माइनस b है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि b माइनस b विल बी इक्वल टू माइनस 2,
और इसको सॉल्व कर दूँ तो b इज इक्वल टू 2। ठीक, यानी आपके पास a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1, आपके पास b की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास b की भी वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या कर दें, नीचे का हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे, चलिए तो ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं। देखिए, ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, सॉरी b इज इक्वल टू 2, या इसको ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड माइनस b इज इक्वल टू -2। ये कैसे मिला, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में m, l और t को कंपेयर करें तो ये हमें मिल रहा था। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से a, b और c की वैल्यूज निकाल दीजिए। तो यहाँ से a आपको ऑलरेडी मिल गया, a इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b भी कितना मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट, b प्लस c इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू रखें तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2, दैट इज c इज इक्वल टू -1। ठीक, a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन फॉर्मूला। ठीक है, कौन से फॉर्मूले में पुट करनी है, तो जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट निकाला था अपने हिसाब से, f इज इक्वल टू k m रेज टू द पावर a v रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c। ठीक, अब इसमें हम ये वैल्यूज़ निकाल देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं। तो एक रख देते हैं, तो a की वैल्यू तो है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1। ठीक, क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 1, b की वैल्यू है आपके पास 2 एंड c की वैल्यू है आपके पास -1। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो तीनों वैल्यूज़ आपको क्या मिलेगा, देखिए, तो f इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, k m टू द पावर a यानी 1, v टू द पावर b यानी 2, ठीक, c टू द पावर r टू द पावर c, r की पावर -1। ठीक है, अब इस r की पावर -1 है, इसका मतलब बेस डिनोमिनेटर में जाएगा r। ठीक, r क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो एक बार ऊपर रब करके लिख देते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इससे नीचे का आपको फिर नहीं दिखेगा। चलें आगे, तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए साइड में, फोर्स F इज इक्वल टू k m v²/r। ठीक, यहाँ पर k की वैल्यू जो होती है ये 1 आती है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है mv²/r, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे जाके इस 11th क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूला मिला हमें, ये कहाँ से मिला, दिस वी हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशंस को चेक करते हुए या डायमेंशंस का यूज़ करते हुए हमने क्या निकाल लिया, वी हैव सॉल्व्ड आउट और वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला ऑफ centripetal force if we knew before what we knew that it depends on mass, it depends on velocity, it depends on radius of the circle। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर हमें k की वैल्यू हमने मान ली 1 होती है बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है, बट समटाइम्स आपको नहीं पता होगी k की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको k एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड ताकि और क्लियर हो जाए। तुम में से कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे, उनको अभी ये लग नहीं रहा होगा कि आज क्लास कैसे चल रही है, कहाँ से चल रही है। हम तो फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़े हैं, सो इट्स बेटर इफ़ यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियोस विच आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कि शुरू से जो हमने स्टार्ट किया वो सब वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन, फाइंड the relation for time period of simple pendulum, time period of simple pendulum given that time period depends upon, what is given? Given that time period depends upon mass of bob, length of pendulum। किस किस पर डिपेंड करता है? तो A पॉइंट है मास ऑफ बॉब, ठीक है, M। B पार्ट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम that is L, and it depends on acceleration due to gravity, acceleration due to ग्रेविटी। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है क्या? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। इट मीन्स वी आर गिवन दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉब क्या होता है? जो पेंडुलम होता है उसके नीचे एक नीचे स्फेरिकल हैवी बॉडी लटकाई जाती है। ठीक है, उस स्फेरिकल हैवी बॉडी को क्या कहते हैं? बॉब। ठीक है, सो इसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। ठीक, सोल्यूशन करते हैं। क्या है? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड T इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A, लेंथ ऑफ पेंडुलम टू द पावर B एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g से हम इसको डिनोट करते हैं इस टू द पावर C। ठीक है, टाइम पीरियड is proportional to mass to the power A, length to the power B, acceleration due to gravity to the power C। अब यहाँ proportionality साइन हटाए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड T is equal to K some constant, mass to the power A, length to the power B and acceleration due to gravity to the power C। क्लियर? ठीक, अब फिर क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो दोनों साइड डायमेंशंस लिख दीजिए। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता हैं, टाइम का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, मास का पता है, लेंथ का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, चाहे वो एक्सेलरेशन सिंपल हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ सॉल्व कर दें। तो पुटिंग डायमेंशंस और
राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या कर दें, डायमेंशंस लिख दें। तो डायमेंशन लिखेंगे तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या आएगी, टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी, टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टाइम ही होगा, ठीक। टाइम की डायमेंशन टी इज इक्वल टू यहाँ पर मास टू द पावर ए, ठीक, या यूँ कह लीजिए कि मास है तो मास को m ही लिखेंगे टू द पावर a, ठीक है। लेंथ को किस में नापते हैं, l में, ठीक है, टू द पावर b। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता है, ठीक। नहीं पता है तो जो आपको डायमेंशंस वाला पार्ट कराया है उसमें जाकर एक बार देख लें, याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर के लिए लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम टू द पावर -2, और इस पूरे की पावर क्या है, c। क्लियर। t इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, l t -2 टू द पावर c, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट यहाँ तक ताकि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप सभी ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, नहीं लिया है तो पॉज करके ले लेना, या वीडियो जो है वो वीडियो में देखेंगे आप तो उस टाइम पॉज करके ले लें, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, देखिए टाइम t इज इक्वल टू m टू द पावर a, ठीक है, l टू द पावर b, यहाँ से l टू द पावर b, ठीक है, और l की पावर c यहाँ पर भी आएगी, तो l टू द पावर b और l टू द पावर c, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ l टू द पावर b प्लस c। What we are doing? We are comparing the dimensions of the physical quantities on both sides. दोनों साइड्स पर डायमेंशंस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो l की पावर हो गई b प्लस c, टाइम t की पावर हो गई -2c, ठीक है। यहाँ पर -2 था और ये c इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -2c, ठीक है। अब हम क्या कर लें, कंपेयर कर लें दोनों साइड्स। तो दोनों साइड्स कंपेयर करें तो यहाँ तो केवल t है, यहाँ m भी है, l भी है और t भी है, ठीक। कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ मास तो 0 है, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 0 हो 1, किसी की भी पावर 0 हो 1, तो ये हो जाएगा आपका t टू द पावर 1, ठीक। तो ये इक्वल टू हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। क्लियर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, a की वैल्यू 0 आ गई ना। चलो और आगे देखते हैं। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट l की पावर 0 यानी b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक बात है। t की पावर 1 यानी -2c इज इक्वल टू 1, क्लियर। a की पावर 0, b प्लस c की पावर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0, -2c इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर करके इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, -2 यहाँ से डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। c की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ठीक। अब c की वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ b की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से a तो मिल गया 0 तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। तो b की वैल्यू क्या है, b मुझे पता नहीं है बट c आई नो, c इज -1/2 और इन सब की वैल्यू क्या है 0, ठीक। प्लस माइनस को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो b -1/2
भाई b प्लस सी था ना, तो b की जगह b रख दिया, c की जगह -1/2 रखा, तो वो आ गया b -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, a की वैल्यू आ गई 0 एंड c इज इक्वल टू -1/2। क्लियर? ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई, तो ये तीनों वैल्यूज़ हम हमारी पहली इक्वेशन में रख देते हैं। रख दीजिए, पहली इक्वेशन में रखिए। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? इक्वेशन थी टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो k, ठीक है, m टू द पावर a, m की पावर a क्या है यहाँ पर 0, तो m की पावर a 0, ठीक। लेंथ की पावर क्या थी b, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आई है 1/2, ठीक। एंड g टू द पावर c ये था, और g की पावर c यानी c की वैल्यू है यहाँ पर -1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 है तो m को हटा दिया, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो l की पावर हाफ और g की पावर -1/2, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि l की पावर हाफ, तो यहाँ पर l√l, ठीक है। हाफ पावर 1/2 का क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ l, ठीक है। -1/2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में l के नीचे g लिख के और फिर उसकी पावर 1/2, ठीक है। किसी भी, जैसे आपको पता है कि x की पावर -1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है 1/x, यानी x का रेसिप्रोकल कर दो और फिर पावर लगा दो +1, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/g और उसकी पावर +1/2, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ नीचे √g, ठीक है। यहाँ लिखते हैं साइड में, देखिए, तो t इज इक्वल टू k, l की पावर 1/2 था तो उसको तो मैंने लिख दिया √l डिवाइडेड बाय g की पावर -1/2 था, तो माइनस की वजह से तो वो डिनोमिनेटर में चला गया, और 1/2 पावर थी इसलिए उसका रूट भी हो गया, ठीक। तो t कैन बी रिटन एज टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k सम कांस्टेंट √l/√g, और दोनों का रूट एक साथ लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k √l/g, ठीक। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, ठीक है। और यहाँ से आप k की वैल्यू, अभी तो अपने को नोन है k की वैल्यू होती है 2π, ठीक है। k की वैल्यू क्या होती है 2π होती है, ठीक है। तो बाकी आपको ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी फॉर्मूला जब आप याद करेंगे तब आप याद रखना। बाकी अब आपसे अगर कोई इस तरह का डायमेंशंस का क्वेश्चन पूछ ले तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला निकाल देंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k √l/g। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये वैल्यू आपको हर जगह फिजिकल क्वांटिटीज़ पर इसी तरह रिलेट होगा वो, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर? ओके, तो विद दिस यूजेस ऑफ डायमेंशंस इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरर्स, ओके।